हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम फिर से जो हमने कल तक पढ़ा था धातु और धातु में, उसके आगे हम पढ़ेंगे। आपने देखा कि हमने पिछली क्लासेस में धातु की प्रकृति, धातु के लक्षण और धातुओं के अयस्क के बारे में देख लिया है। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। हम कुछ प्रमुख धातुओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें हम सोडियम तक देख चुके हैं और आज हम उसके आगे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, इन सबको देखेंगे। ओके, तो चलिए बिना देर किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और इसमें हम पहले देखेंगे किसके बारे में? पहले देखेंगे एल्यूमिनियम के बारे में। ठीक है, एल्यूमिनियम 13 के बारे में। ठीक है, एल्यूमिनियम 13 के बारे में। ठीक है, अब देखो जो आपका एल्यूमिनियम 13 है वो क्या है? एल्यूमिनियम 13 जो है आपका प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। क्या होता है? प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। और ये बेसिकली किसका तत्व है? तो ये बोरान फैमिली का तत्व है। किसका है? बोरान फैमिली का तत्व है। ठीक है, यह किसका है? यह बोरान परिवार का तत्व है। ओके, यह बोरान परिवार का तत्व है और यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। अगर पृथ्वी पर उपस्थित अगर बात की तत्वों की, तो तत्वों के मामले में है ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। यानी तत्वों की अगर बात की उपस्थिति की, तो यह ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद तीसरे नंबर पे आता है। लेकिन अगर बात यह धातुओं की, तो यह धातुओं में पहले नंबर पर आता है। किसमें आता है? पहले नंबर पर। इसके बाद आपका लोहा यानी आयरन का नंबर है। ठीक है, तो अगर बात की तत्वों की उपस्थिति की, तो तत्वों के क्रम में यह तीसरे स्थान पर, और धातुओं की बात की जाए तो धातुओं क्रम में यह पहले स्थान पर उपस्थित है। ओके, पहले स्थान पर उपस्थित है। अब देखिए इसके बाद अगर अयस्कों की, तो जो एल्युमिनियम जो अयस्क होते हैं, मैंने आपको बता दिया है पहले ही, मैंने आपको नोट भी करा दिया था वहां पे कि बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सपार, ये सब क्या है? इसके प्रमुख अयस्क हैं। लेकिन अगर देखा जाए एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण होता है, तो निष्कर्षण किसके बेस पे होता है? एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है किसके? बॉक्साइट से होता है। किससे होता है? बॉक्साइट से होता है। ठीक है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से किया जाता है। बॉक्साइट क्या है? यह सफेद और चमकीली धातु होती है। कैसी होती है? सफेद और चमकीली होती है और तन्य होती है। क्या होती है? तन्य होती है और आपकी विद्युत ऊष्मा की सुचालक होती है। ठीक है, ठीक है। तो एल्युमिनियम कहां से प्राप्त होता है? बॉक्साइट से। ओके, बॉक्साइट से। और एल्युमिनियम क्या है आपका? एल्युमिनियम सफेद चमकीली धातु है, बहुत ज्यादा तन्य होती है। देखते हैं ना, तार इसके बनते हैं, खींच करके इसके तार बनाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यह विद्युत और ऊष्मा क्या होती है? सुचालक होती है। विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। चलिए यहां पर अगर देखा जाए तो जो नम होती है, मतलब नम वायु में, यानी नम वायु में अगर देखा जाए तो एल्युमिनियम क्या होती है? एल्युमिनियम का क्या होता है? क्षय होता है। नम वायु में एल्युमिनियम का क्षय होता है और इस पर जो है क्या होता है? कैसे क्षय होता है? तो जब क्षय होता है नम वायु में इसका, तो इस पर क्या होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक कठोर परत, यानी Al2O3, सॉरी ये तो एल्युमिनियम हो गया। ठीक है, ठीक। तो क्या होता है? नम वायु में इसका क्षरण होता है, जिसके कारण क्या होता है? इस पर एक एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बन जाती है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बन जाती है, जिससे क्या होता है? यही इसका संक्षारण रोक देती है। जब इसका क्षय होने लगता है तो इस पर क्या होता है? एक एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बन जाती है और जैसे ही वह परत बन जाती है, इसका जो संक्षारण होता है, जो कोरोसिव होती रहती है, ये कमी होती है इसके, तो क्या होती है? वह बंध जाती है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए कि एल्युमिनियम के संक्षारण को रोकने वाली धातु है, तो आप क्या यौगिक है तो आप क्या कहेंगे? एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या कहेंगे? एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्लियर है? चलो, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है एक परत बना लेती है और क्या करती है? एल्युमिनियम का क्षय रोक देती है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्या। देखिए एल्युमिनियम में क्या होता है? ठंडे जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एल्युमिनियम पर क्या होता है? ठंडे जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन गर्म जल क्या है? गर्म जल इस पर प्रभाव डालता है। क्या करता है? गर्म जल इस पर प्रभाव डालता है। कैसे? गर्म जल को यह विघटित कर देती है, यानी H2O को विघटित कर देती है, H2O को तोड़ देती है और क्या करती है? हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा, फिर से बता दे रहे हैं कि ठंडे जल पर एल्युमिनियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन गर्म जल क्या है, यह गर्म जल को विघटित कर देती है, गर्म जल को विघटित कर देती है, जिससे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ओके, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। और जो एल्युमिनियम होता है तो इसके वाय कोश में कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 है, तो इसकी जो ऑक्सीजन संख्या होती है कितनी होती है, +3 होती है। क्या होती है, +3 होती है। ठीक है, एल्युमिनियम की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है +3 होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके वाय कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होती हैं। इसकी जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +3 होता है। ठीक है, +3 होता है। अगर +3 रहेगा तो क्या रहेगा, यह एक प्रबल अपचायक के रूप में कार्य करेगी। एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम एक प्रबल अपचायक है। एल्युमिनियम क्या है, एक प्रबल अपचायक है। ठीक है, एल्युमिनियम क्या है, एक प्रबल अपचायक है। क्लियर है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एल्युमिनियम का उपयोग देख लेते हैं। एल्युमिनियम का उपयोग, अब जो इसका उपयोग होता है कहां होता है, आप जानते होंगे कि इसके क्या बनते हैं, विद्युत तार बनते हैं, इलेक्ट्रिक वायर बनते हैं। इसके क्या बनते हैं, इसके इलेक्ट्रिक वायर बनते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर बनते हैं। और क्या होता है इसमें, इससे बर्तन बनते हैं, घरेलू वस्तुएं बनती हैं। ठीक है, घरेलू वस्तुएं बनती हैं, खाद्य पदार्थ बनते हैं। साबुन की, जो साबुन और सिगरेट देखते होंगे ना, साबुन और सिगरेट पर जो पतली कोटिंग होती है, जो पतली सी कोटिंग होती है, वो क्या होती है, वो एल्युमिनियम की होती है। किसकी होती है, एल्यूमिनियम की होती है। क्लियर है, एल्युमिनियम की ही होती है। और कभी कभी इसका उपयोग मशीनों के जो टूटे हुए भाग होते हैं उनको जोड़ने में किया जाता है। कैसे, वेल्डिंग के रूप में। ठीक है, तो इसका उपयोग कहां होता है, विद्युत तार में होता है, घरेलू बर्तनों में होता है, और आपका साबुन, आपके सिगरेट, इन सब की पतली पन्नी के कोटिंग के रूप में होता है। ये सब इसके तमाम उपयोग हैं। ठीक है, एल्युमिनियम की। ओके, चलो अब बढ़ते हैं किस पे, आयरन पे। किस पे, आयरन। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, इसका परमाणु क्रमांक 26 है। इसका परमाणु क्रमांक 26 है। ठीक है, तो देखो अब अगर बात करें लोहे की, तो लोहा जो है एल्यूमिनियम के बाद लोहा, यह एल्यूमिनियम के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला दूसरा तत्व है, मतलब दूसरे क्रम का तत्व है, दूसरे क्रम का तत्व है। ठीक है, दूसरे क्रम का तत्व है। कैसा, यह एक संक्रमण धातु है। यह एक क्या है, यह एक संक्रमण धातु है। लोहा क्या होता है, संक्रमण धातु है। अब यह भी क्रियाशील होता है। क्या होता है, यह भी क्रियाशील है। इसलिए क्या होता है, क्रियाशील है, इसलिए स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। यह क्या है, एक बहुत ही क्रियाशील धातु है, इसलिए क्या होती है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। ठीक है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, अब देखिए मैंने आपसे कहा कि सोडियम मैग्नीशियम तीसरे आवर्त में, ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम तीसरे आवर्त में है, तो लोहा किस में होगा, यह चतुर्थ आवर्त में है। किस में है, चतुर्थ आवर्त में रखा गया। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, लोहा किस में है, चतुर्थ आवर्त में रखा गया है। ठीक है, आयरन को कहां रखा गया है, तो चतुर्थ आवर्त में रखा गया है। ठीक है, चतुर्थ आवर्त में रखा गया है। ठीक है, अब जो इसका अयस्क होता है देखा जाए तो अयस्क आपको मैंने पढ़ा दिया है। इसका अयस्क है आपका हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट। ये सब क्या है, ये सभी क्या है इसके, आयरन पायराइट। ये सभी क्या है इसके अयस्क है। ये सभी क्या है इसके
अयस्क हैं। अयस्क क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कि अयस्क वे खनिज पदार्थ होते हैं जिनसे धातुओं को शुद्ध रूप में निष्कर्षित किया जाता है। अयस्क अगर देखा जाए तो अयस्क हमारे लिए लाभदायक होते हैं। ठीक है, अयस्क हमारे लिए लाभदायक होते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं आयरन का उपयोग या रासायनिक, पहले इसका गुण देख लेते हैं। ठीक है, इसका अगर गुण देखा जाए तो नम वायु में इसका क्या होता है, नम वायु में इसका संक्षारण होता है, मतलब इसका भी क्या होगा, इसका भी क्षरण होगा। ठीक है, नम वायु में इसका संक्षारण होता है। कट तो नहीं रहा है वो, आपके लिख रहा हूं तो मैं नहीं, नम वायु में इसका संक्षारण होता है। अगर लोहा नमी और वायु से क्रिया कर ले, ठीक है, अगर लोहा नमी और वायु से क्रिया कर ले तो क्या होता है, इस पे जंग लग जाती है। क्या होती है, इस पे जंग लग जाती है। ठीक है, नमी और ऑक्सीजन से क्रिया करने पर लोहे में जंग लग जाती है। ठीक है, लोहे में जंग लग जाती है। अब इसमें क्या होता है, इस दशा में क्या होता है, इस स्थिति में लोहे का भार क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस स्थिति में क्या होगा, इसका भार क्या होगा, भार बढ़ जाता है। ठीक है, भार क्या होता है, भार बढ़ जाता है। ठीक है, भार बढ़ जाता है। क्लियर है। अगर लोहा जो है नमी और हवा ऑक्सीजन से अगर क्रिया करता है तो इसमें क्या है, इसमें जंग लग जाती है। ठीक है, जंग लग जाती है और जंग लगने की स्थिति में क्या होता है, इसका भार बढ़ जाता है। ठीक है, जंग लगने की स्थिति में इसका भार बढ़ जाता है। ठीक है, जंग लगने की स्थिति में इसका भार बढ़ जाता है। चलो अब आते हैं लोहे के प्रकार पर। देखिए अब यहां पे क्वेश्चन फंसता है थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट भी है। लोहे का प्रकार, लोहे के प्रकार। ठीक है, लोहे के प्रकार। ठीक है, अब देखो लोहा जो लोहे का प्रकार होता है तो कैसा होता है, लोहे का जो प्रकार होता है पहला होता है ढलवा लोहा। कैसा होता है, ढलवा लोहा। ढलवा लोहा क्या है, इसे कहते हैं कास्ट आयरन। क्या बोलते हैं इसे, कास्ट आयरन। अब आप देखे होंगे जो कास्ट आयरन होता है, क्या होता है कास्ट आयरन, या क्या होता है, कठोर होता है लेकिन भंगुर होता है। कैसा होता है, कठोर और भंगुर होता है। ढलवा लोहा कैसा होता है, कठोर और भंगुर होता है। ठीक है, इसमें ढलवा लोहा में क्या होता है, 92 से 94% आयरन होता है, 2 से 4% क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक, 92 से 94% आयरन होता है और 2 से 4% कार्बन होता है। शेष में क्या होते हैं, शेष में आपके सिलिकॉन, फास्फोरस, ये सभी क्या होते हैं, अन्य तत्व होते हैं। ठीक है, शेष में सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब तत्व होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि निम्न में से सबसे घटिया लोहा कौन है। यह क्या होता है, ढलवा लोहा, यह सबसे घटिया लोहा है। क्या है ये, यह निम्न से क्या है, सबसे घटिया लोहा है। घटिया लोहा क्यों है, मैंने क्या बोला, यह क्या होता है, यह भंगुर होता है, टूट जाता है। क्या होता है, यह भंगुर होता है, टूट जाता है, इसलिए क्या होता है, यह घटिया लोहा है। ठीक है, अब घटिया अगर लोहा है तो इसका क्या बनेगा, इससे जो आप देखते हो ना सड़कों पर, देखते हैं सड़कों पर जो मेन होल के ढक्कन होते हैं, सड़कों पर मेन होल के ढक्कन बनते हैं इससे। ठीक, मशीनरी फ्रेम बनते हैं इसके। ठीक है, मेन होल के ढक्कन बनते हैं, मशीनरी फ्रेम आदि से बनाए जाते हैं। किससे, ढलवा लोहा से। ठीक है, तो ढलवा लोहा क्या है, घटिया होता है या कठोर और भंगुर होता है। और इसमें क्या है इसके मेन होल के ढक्कन, मशीनरी फ्रेम और ड्रेन पाइप आदि बनाए जाते हैं। ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा कि इससे अस्थायी चुंबक बन सकता है, अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक बनता है इससे। इससे क्या होता है, अस्थायी चुंबक बनता है, अस्थायी चुंबक बनता है। ठीक है,
यहां पे लिख दे रहे हैं कि इसके अस्थायी चुंबक बनते हैं। अस्थायी चुंबक बनते हैं, ठीक है, अस्थायी चुंबक बनते हैं। और क्या होता है, इसकी वेल्डिंग नहीं होती। क्या है, इसकी वेल्डिंग नहीं होती, ठीक है, इसकी वेल्डिंग नहीं होती। अगर इसके गलनांक की बात करें, गलनांक कितना होता है, 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। गलनांक से कितना होता है, गलनांक 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है। तो ढलवा लोहा क्या है, सबसे घटिया लोहा है, और इसमें क्या होता है, इसकी वेल्डिंग नहीं होती, इसके अस्थायी चुंबक बन सकते हैं, और इसके जो है मेन होल के ढक्कन, जो सड़कों में नहीं मेन होल ढक्कन लगे होते हैं, वो बनते हैं, ड्रेन पाइप बनती है, और आपका मशीनों के फ्रेम बनते हैं, ये सब इससे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करेंगे। अच्छा हाँ, ढलवा लोहा में अगर दिखाए तो लोहे की जो मात्रा होती कितनी होती है, 92 से 94% होती है, और शेष 2 से 4% कार्बन होता है। बाकी जो शेष भाग है इसमें क्या उसमें होता है, सल्फर होते हैं, फास्फोरस होते हैं, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ये सभी आपके मिले होते हैं। ठीक है, अब आता है पहले पिटवा लोहा। क्या आता है, पिटवा लोहा। ठीक है, पिटवा लोहा। अब पिटवा लोहा क्या है ये देख लीजिए आप लोग। तो पिटवा लोहा क्या है, यह लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। क्या है, सबसे शुद्ध रूप है। ठीक है, यह लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। शुद्ध रूप कैसे है, क्योंकि इसमें जो है आपका आयरन क्या होता है, आयरन जो होता है 98% से 99% होता है। क्या होता है, आयरन कितना होता है, 98% से 99% होता है। ठीक है, क्लियर है। और बचे भाग में क्या होता है, बचे भाग में वही सब कार्बन रहेगा। बचे भाग में क्या रहेगा, कार्बन रहेगा। ठीक है, बचे कार्बन रहेगा, मैग्नीशियम रहेगा, फास्फोरस जो भी होता है वो रहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब इसमें पूरा का पूरा क्या होता है, पूरा का पूरा इसमें आयरन होता है। अगर आप कहेंगे तो कभी कभी ये भी हो सकता है, आप कहेंगे इसमें 98 से 99.99, ये भी ध्यान दीजिएगा, मतलब लगभग 100। तो इसमें क्या होता है, इसमें पूरा का पूरा आयरन होता है। ठीक है, अब इससे क्या होते हैं, इसके स्थायी चुंबक बन सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके स्थायी चुंबक बनेंगे। आयरन का जो बनता है चुंबक स्थायी कैसे बनता है, किससे बनता है, इसमें निकिल मिला देंगे। अगर शुद्ध जो है आयरन में निकिल की मात्रा मिला देंगे, क्या हो जाएगा, इसके क्या होंगे, आपके स्थायी चुंबक बन जाएंगे। ठीक है, स्थायी चुंबक बन जाएंगे। ओके, स्थायी चुंबक बन जाएंगे। इसका गलनांक 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और क्वथनांक कितना है, 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब क्या है, देखिए उच्च क्वथनांक वाला है ये, मतलब 2500 पर गर्म करेंगे तब क्या होगा, यह पिघलेगा। ठीक है, 2500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें तब यह पिघलेगा। और ठीक है, इसके स्थायी चुंबक बनते हैं। क्लियर है, स्थायी चुंबक बनते हैं, और इसकी वेल्डिंग भी होती है। क्या होती है, इसकी वेल्डिंग भी होती है। ठीक है, इसकी वेल्डिंग भी हो जाएगी, किसकी, पिटवा लोहा की। ठीक है, अब इसका बनता क्या है, इसके तार बन सकते हैं, रेलवे कोच बनते हैं। क्या बनते हैं इसके, रेलवे कोच बनते हैं, जो आपके कृषि यंत्र बनते हैं सब ये बन सकते हैं। इसके दरवाजे बनते हैं। ठीक है, तो इसके तार बन सकते हैं, इसके रेल कोच बन सकते हैं, कृषि यंत्र बन सकते हैं। ओके, आपकी चादरें बन सकती हैं, विद्युत चुंबक बन सकते हैं, इन सभी से क्या होता है, बन सकते हैं। ठीक है, बन सकते हैं। ओके, चलो अब लोहे का जो लोहे का तीसरा रूप है वो क्या है आपका देख लेते हैं। तो लोहे का जो तीसरा रूप है वो क्या है, स्टील है। क्या है आपका, स्टील। इसे कहते हैं हिंदी में इस्पात कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इस्पात कहते हैं। क्लियर है, इसे इस्पात कहते हैं। अब इस्पात क्या है, इस्पात क्या है आपका इस्पात, इसमें कार्बन जो होता है क्या 0 से 0.25 से लगभग अगर देखा जाए, या आप ऐसे कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं इसको,
फालतू इतना क्या करना। इसमें कार्बन कितना होता है, लास्ट जो होता है लगभग 1.5% तक होता है। कितना होता है इसमें, कार्बन 1.5% तक होता है। कार्बन क्या होगा, 1.5% तक होता है। अब कार्बन चूंकि बहुत कम है, इसमें कार्बन कम बहुत कम है, तो क्या इसलिए, इसलिए क्या होता है, मुलायम होता है। क्या होता है, मुलायम होता है। ठीक है, इस्पात क्या है, कार्बन की मात्रा कम है इसलिए क्या है, यह सॉफ्ट होता है। क्या है, यह सॉफ्ट होता है। ठीक है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, कार्बन की जो प्रतिशतता है कम होती है, इसलिए क्या होता है इसका, कार्बन आपका स्टील क्या होता है, मुलायम होता है। क्लियर है। चलो अब आपने देखा होगा कि एक होता है, एक स्टेनलेस स्टील होता है ना, एक स्टेनलेस स्टील, वह किसका बनता है, निकिल का बनता है। उसमें आयरन होता है प्लस निकिल होता है प्लस क्रोमियम होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका स्टेनलेस स्टील बनता है वो किसका बनता है, फेरस का, निकिल का और क्रोमियम का। फेरस का, निकिल का और क्रोमियम का। आजकल देखते नहीं सब नॉन स्टिक जो बर्तन आते हैं वो कैसे होते हैं, सब स्टेनलेस स्टील ही तो होते हैं। ये क्या है, स्टेनलेस स्टील होते हैं। ठीक है, तो स्टील क्या है, मुलायम क्यों होता है, कार्बन के मात्रा के कम होने के कारण। अब हम बात करें किसके बारे में, तांबा के बारे में, कापर के बारे में। ठीक, कापर तांबा। कापर का परमाणु कितना होता है, कापर का 29 होता है। ठीक है, 29 तो मतलब क्या है, यह भी एक संक्रमण धातु है। क्या है, एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, यानी संक्रमण धातु है। संक्रमण धातु है। ठीक, कहां होगी ये, कहां होगी, तो ये जो आपने देखा होगा कि आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि प्रकृति मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज की, तो आपको याद होगा कि मानव द्वारा सर्वप्रथम खोजी गई धातु, मानव द्वारा सर्वप्रथम खोजी गई धातु कौन सी है आपकी, तो कापर है। कौन सी है, तो कापर है। ठीक है, अब कापर क्या है, मानव द्वारा खोजी गई सर्वप्रथम धातु है। ठीक है, सर्वप्रथम ये खोजी गई धातु है। आपने देखा होगा ना, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पे देखते हैं लिखा था ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल मतलब पाषाण काल का वह समय जब तांबे की धातुओं का उपयोग होता था। ठीक है, अब ये क्या है आपका, ये आपका आवर्त सारणी में, ये आपका आवर्त सारणी में किसमें है, ये चौथे आवर्त में है। किसमें है, चतुर्थ आवर्त में है। ठीक है, आवर्त सारणी में किसमें है, चतुर्थ आवर्त में है। कौन, आपका तांबा। ठीक है, किसमें है आपका, चतुर्थ आवर्त में। ठीक है, चलो चतुर्थ आवर्त में है तांबा। ओके, यह क्या होती है, यह कम सक्रिय होती है। यह क्या है, कम सक्रिय। कैसे, कम सक्रिय होने के नाते, कम सक्रिय होने के नाते, कम सक्रिय होने के नाते यह क्या होती है, यह मुक्त अवस्था में और स्वतंत्र अवस्था में, दोनों में पाई जाती है। ठीक है, यह मुक्त अवस्था में और स्वतंत्र अवस्था में। ठीक है, कम सक्रिय होने के नाते यह मुक्त अवस्था और स्वतंत्र अवस्था दोनों में पाई जाती है। ठीक है, दोनों में पाई जाती है। अगर देखा जाए तो यह लगभग लाल रंग की होती है। कैसी होती है, यह लाल रंग की होती है। ठीक है, कापर कैसा होता है, यह लाल रंग की धातु है। ठीक है, लाल रंग की धातु है। इसका क्वथनांक जो होता है, क्वथनांक यानी 2300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और गलनांक कितना होता है, लगभग 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहां पे लिख दे रहे हैं
इसका क्वथनांक और इसका गलनांक। ठीक है, इसका क्वथनांक 2300 डिग्री सेंटीग्रेड और गलनांक 1100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, गलनांक 1100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब आप ये भी जानते हैं कि यह उष्मा विद्युत की क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है, सुचालक होती है। ठीक है, कॉपर क्या है? विद्युत और उष्मा की सुचालक होती। ठीक है, कॉपर क्या है? विद्युत और उष्मा की सुचालक होती है। ओके, अब अगर इसका उपयोग देखा जाए, उपयोग अगर इसका उपयोग देखा जाए तो उपयोग इसका क्या होता है? इसका उपयोग है क्या? इससे विद्युत उपकरण बनते हैं। क्या बनते हैं? इसे विद्युत उपकरण बनते हैं, विद्युत तार बनते हैं, फ्यूज बनते हैं। ओके, फ्यूज वो होता है ना, फ्यूज वायर। ठीक है, विद्युत उपकरण बनते हैं, ठीक है, तार बनते हैं, फ्यूज वायर बनते हैं इसके। और क्या होता है इससे? इसका क्या होता है? इसकी कोटिंग होती है। कोटिंग मतलब क्या? लेपन। क्या होता है? इसकी लेपन यानी कोटिंग, कोटिंग भी की जाती है। ठीक, मतलब कहने क्या मतलब, जो आपका जो इलेक्ट्रिक जो उपकरण बनते हैं उसमें क्या होता है? विद्युत लेपन में होता है। ठीक है, विद्युत लेपन। ठीक है, और इसका उपयोग कभी कभी यहां भी होता है। कहां पे? मुद्रण में, यानी प्रिंटिंग में। अरे सॉरी, मुद्रण यानी क्या? मुद्रा, धन की बात कर रहा है भैया। तो यहाँ पे क्या है? लेपन भी इनका होता है और इनमें मुद्रण भी, यानी कॉपर के आप जानते हैं ना। देखिए, वैदिक काल के बाद जब आता है आपका वो कौन सा समय आता है? जब मध्य वाला काल आता है आपका मेडिवल हिस्ट्री, तो वहां पे आप देखते होंगे ना, मध्यकाल की शुरुआत में नहीं तांबे के सिक्के चलते थे। इल्तुतमिश ने चलाया था ना तांबे का टांका, जीतल, ये सब क्या चला था ना, टांका और चला जीतल, वो क्या था? वो तांबे का तो था। तो इसका उपयोग कहां होता है? मुद्रण में भी इसका उपयोग किया जाता है, मुद्रण में भी इसका उपयोग किया जाता है। और आप जानते हैं तांबे के बर्तन भी बनते हैं, तांबे के बर्तन भी बनते हैं। क्या होते हैं? तांबे के बर्तन बनते हैं। ओके, तो ये सब है तांबे के उपयोग। तांबा कैसा है? एक संक्रमण धातु है। ठीक है, आवर्त चौथे आवर्त में है और ये कम सक्रिय होता है, यानी क्या करता है? ये कम सक्रिय। अब देखिए एक बात और आप यहां करेंगे, स्वर्ण आभूषण में, अगर स्वर्ण आभूषण बनेगा इसका, स्वर्ण आभूषण में क्या होता है? टांका इसका लगता है। क्या लगता है? स्वर्ण आभूषण में टांका लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, स्वर्ण आभूषण में इसका उपयोग कहां होता है? टांका लगाने में किया जाता है, टांका लगाने में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक और धातु पर जो बड़ी महत्वपूर्ण है आपकी, सिल्वर। सिल्वर कितना होती है? 47। क्या है आपका? सिल्वर 47। सिल्वर क्या है? आपकी चांदी, एग्रीमेंटम। ओके, सिल्वर 47। अब सिल्वर 47 क्या है? बिल्कुल सफेद चमकीली धातु है। क्या है ये? सफेद चमकीली धातु है। ठीक है, अब आप देखते होंगे ना, इसका भी कोटिंग होती है। जो खाद्य पदार्थ होते हैं, मिठाइयों उठाइयों पर देखते हैं ना, कोटिंग होती है सिल्वर की। तो क्या होता है? यह इसकी कोटिंग होती है। क्लियर? अब देखिए यह भी क्या है? एक संक्रमण धातु यह भी है। क्या है? एक संक्रमण धातु। संक्रमण धातु मालूम क्या होती है? संक्रमण धातुएं डी ब्लॉक में होती हैं। क्या होती है? डी ब्लॉक में। इन्हें क्यों कहते हैं संक्रमण धातु? क्योंकि ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती हैं। क्या करती हैं? परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती है। ठीक है, संक्रमण धातु है और किस आवर्त में है? पंचम आवर्त में है। किसमें है ये?
पंचम आवर्त में है। ठीक, यह एक संक्रमण धातु है। कहां पे रखी गई है? यह पंचम आवर्त में रखी गई। ठीक है, संक्रमण धातु क्या करती हैं? परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती है। परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती है। अब सिल्वर का जो सबसे प्रमुख अयस्क है वो क्या है? वो क्या है? अर्जेंटाइट है। क्या है आपका? अर्जेंटाइट। ठीक, मैंने बताया होगा ना, अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट यानी सिल्वर सल्फाइड, यानी क्या है इसका मतलब? सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड। तो यहां पे देखिए, सिल्वर क्या है? एक सफेद चमकीली धातु है और यह एक संक्रमण धातु है जो पंचम आवर्त में रखी गई है और इसका जो प्रमुख अयस्क है क्या है? अर्जेंटाइट है। ठीक है, ओके, अर्जेंटाइट है। ठीक, चलिए कई बार आपने क्वेश्चन देखा होगा कि चांदी के चम्मच में एक है ना, चांदी के चम्मच से चंदू के चाचा ने चटनी चटाई वाला हल। तो चांदी के चम्मच में या चांदी के बर्तन में यदि अंडे, इसको ऐसे बताते हैं ओरली, यदि चांदी के चम्मच या चांदी के बर्तन में यदि अंडे को रख दिया जाए तो क्या करता है? चांदी कैसी होती है? अंडा क्या होता है? क्या करके अंडा क्या करेगा? सिल्वर सल्फाइड का निर्माण कर लेगा, माने Ag2S का निर्माण कर लेगा। ठीक है, यदि चांदी के चम्मच या बर्तन में अगर अंडे को रखा जाए तो क्या करेगा? या सिल्वर सल्फाइड का निर्माण कर लेगा। ठीक है, जो कि क्या है? हानिकारक होता है, जो कि हानिकारक होता है। अब अगर इसका भी उपयोग देखा जाए तो सिक्कों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। सिक्कों के निर्माण में, बर्तनों के निर्माण में होता है। एल्युमिनियम के बर्तन बनते हैं ना भैया, सिक्कों बर्तनों के निर्माण में। ठीक है, सिक्कों बर्तनों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। ओके, ठीक है, और क्या होगा भैया? इसका औषधियों में इसका निर्माण होता है। ठीक है, एल्युमिनियम क्या बनती है? औषधियां बनती हैं। ठीक, और जो यहां से क्वेश्चन आता है हमारा वो क्या आता है? दांतों के छिद्र भरने में इसका उपयोग होता है। दांतों के छिद्र भरने में, जो दांतों की फीलिंग होती है ना, फील भरते हैं उसमें, दांतों के छिद्र भरने में। ठीक, अब आपने देखा होगा एक कृत्रिम वर्षा होती है। कृत्रिम वर्षा में किसका उपयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखो यहां पर कोई हमको केमिस्ट्री का कोई बहुत, हम लोग क्या पढ़ते हैं यहाँ पे? हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स के अप्लाइड पार्ट पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें हम क्या पढ़ते हैं? हम फिजिक्स केमिस्ट्री के अप्लाइड पार्ट पढ़ते हैं, यानी जो हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में क्या होते हैं? प्रयोग होते हैं, उन्हीं को हम पढ़ते हैं। बाकी को यहाँ पे बेसिक जो बहुत जाके डीप या कोई न्यूमेरिकल थॉट्स या कोई जो कुछ सिद्धांत या कुछ जो आकलन होते हैं वो सब हमको नहीं पढ़ना होता। हमको क्या पढ़ना पड़ता है? हमको फिजिक्स और केमिस्ट्री में केवल अप्लाइड पार्ट पढ़ना होता है। किसी भी एग्जाम के लिए देख लो तो हमको इनके अप्लाइड पार्ट, क्यों? क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में वो अप्लाइड पार्ट ही प्रयोग होते हैं। ठीक है, अब जैसे हमको अगर दांतों के छिद्र भरवाना है तो उसमें क्या करेंगे ये पूछता है ना। कृत्रिम वर्षा जो होती है वो क्या करते हैं ये बोलता है ना। फोटोग्राफी में क्या यूज करेंगे? ओके, तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो कृत्रिम वर्षा कराने में क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ओके, इसी प्रकार अगर देखा जाए तो एक सिल्वर ब्रोमाइड है। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, इसका उपयोग कहां होगा? तो इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक, सिल्वर ब्रोमाइड, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण आ गया। अब जो अभी आपका सीजन आ ही रहा है चुनाव का, ठीक है, तो जो चुनाव के सीजन में जो मतदाता की उंगली पर स्याही लगती है, मतदाता की उंगली पर लगने वाली स्याही, लगने वाली जो स्याही होती है, स्याही किसकी होती है? सिल्वर नाइट्रेट की, AgNO3। क्या होती है? AgNO3। और इसी AgNO3 क्या कहेंगे हम? इसको हम लोग लूनर कास्टिक कहते हैं। अब देखिए यहां से भी क्वेश्चन उठ जाता है
कि निम्न में लूनर कास्टिक कहा जाता है, निम्न में लूनर कास्टिक कहा जाता है। तो लूनर कास्टिक किसको कहेंगे हम लोग? लूनर कास्टिक सिल्वर नाइट्रेट को बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिल्वर नाइट्रेट को बोलेंगे। क्या होता है यह सूर्य के प्रकाश में रखने में क्या होता है? रंगीन बोतलों में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश में क्या होगा? अपघटित हो जाएगा। क्या होगा? यह अपघटित हो जाएगा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? रंगीन बोतल में रखते हैं और इसे क्या बोलते हैं? लूनर कास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? लूनर कास्टिक कहते हैं। ठीक है, अब एक होता है AgCl, सिल्वर क्लोराइड। क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम हार्न सिल्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हार्न सिल्वर कहते हैं। ये भी ध्यान रखो, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड यानी हार्न सिल्वर। अब इसे क्या बोलते हैं? हार्न सिल्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या होता है, जो फोटोक्रोमिक कांच है जो आपके मेगापिक्सल कैमरे में बनते हैं, जो फोटोक्रोमिक कांच होता है उसके निर्माण में प्रयोग होता है। कौन? सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, जो फोटोक्रोमिक कांच होते हैं उसके निर्माण में यह प्रयोग होता है। कौन प्रयोग होता है आपका? सिल्वर क्लोराइड। ओके, तो जो आपका सिल्वर है यह क्या है आपका? यह एक सफेद चमकीली धातु है, सफेद चमकीली धातु है, पंचम आवर्त में रखी गई है यह। और इसका जो ये मेन जो अयस्क, इसका जो मुख्य अयस्क होता है वो क्या होता है? अर्जेंटाइट होता है, यानी सिल्वर सल्फाइड होता है। और अगर देखा जाए तो जो सिल्वर है इसका उपयोग कहां होता है? तो इसका उपयोग जो है पतली पन्नियों के रूप में होता है, यानी लेपन में होता है। इसके तार बनते हैं, इसके बर्तन बनते हैं, इसके खिलौने बनते हैं। और इसका उपयोग कहां पे होता है? देखा जाए तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में होता है, सिल्वर क्लोराइड का उपयोग फोटोक्रोमिक कांच में होता है, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है, और सिल्वर नाइट्रेट जो कि एक लूनर कास्टिक है उसका उपयोग कहां पे होता है? तो मतदान की स्याही में होता है, मतदान की स्याही में होता है। ये आपका रहा सिल्वर। ओके, तो सिल्वर क्या है भैया? याद रखो कि सिल्वर एक बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है, बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है। और इसका जो उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में कई जगहों पे होता है। ठीक है, देखते हैं मिठाइयों की जो पन्नियां होती हैं ऊपर सिल्वर का लेप लगा देते हैं, तो वो खाने में क्या है? नुकसानदायक नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम एल्युमिनियम बर्तन में खाना खाते हैं तो भाई भोजन तो खाते ही एल्युमिनियम बर्तन में। आजकल लोहे के बर्तन में खाना कौन खाता है? जबकि अगर देखा जाए तो लोहे के बर्तन में खाना खाने से क्या होता है कि हमको आयरन की कमी जो है हमारी पूरी होती है। लेकिन क्या होता है कि लोहे के बर्तन में हम खाना खा करके हम सिल्वर के बर्तन में, हम एल्युमिनियम के बर्तन में, इन सब के बर्तनों में हम खाना खाते हैं। ठीक है, तो सिल्वर क्या है आपका? सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर आयोडाइड है, सिल्वर सल्फाइड है, सिल्वर क्लोराइड है। ठीक, तो ये सब क्या होते हैं? ये सब तमाम जगह पे उपयोग किए जाते हैं। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं गोल्ड पर। गोल्ड यानी AU। ठीक है, AU का पूर्णांक कितना है? गोल्ड 79। कितना है? गोल्ड 79। अब गोल्ड भाई जानते ही आप लोग हो। ठीक, किसमें है ये? छठे आवर्त में है ये। किसमें है ये? छठवें आवर्त में है। ओके, कहां पे है? छठवें आवर्त में है। अब ये देखिए यह इतना तन्य होता है। अच्छा एक बात और, पिछले पेज छूट गया। क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन है? तो विद्युत का जो सर्वोत्तम सुचालक होता है कौन होता है? चांदी होती है। ठीक है, यह क्या है? Ag। सिल्वर क्या है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक। सर्वोत्तम मतलब क्या? सबसे अधिक, सबसे उत्तम चालक है कौन? सिल्वर। ठीक है, तो जो विद्युत का सर्वोत्तम चालक अगर पूछा जाए तो कौन है आपका? चांदी है। ठीक है, चलो अब जो आपका गोल्ड है यानी जो आपका सोना है, या क्या है? यह आपके छठवें आवर्त में है। और यह इतना तन्य होता है, इतना तन्य है यह कि क्या होता है? बहुत ही तन्य होता है, जिससे क्या होता है? जिससे इसके आभूषण बनते हैं और पतली पन्नी उन्नी बनती है। ठीक है, अब यह भी क्या होता है? यह भी बहुत क्रियाशील होता है। क्या है? यह बहुत क्रियाशील होता है। ठीक है, बहुत ही क्रियाशील होने के कारण होता है। ठीक है, क्रियाशील होता है कौन? गोल्ड। ठीक है, चलिए तो यहां पे देखिए गोल्ड क्या है? गोल्ड आपका छठवें आवर्त में है और यह क्या है? बहुत ही क्रियाशील है, इसलिए
बहुत ही कम क्रियाशील होती है, तभी तो स्वतंत्र रहेगी यार। स्वतंत्र कौन रहता है? जो भाई किसी से मतलब नहीं रखेगा। तो क्या होती है? यह कम क्रियाशील होती है। क्या है यह? कम क्रियाशील है। इसीलिए क्या है यह? स्वतंत्र अवस्था में होती है। कहां होती है? स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ठीक, यह बहुत ही कम क्रियाशील है, जिससे क्या है? स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ओके। अगर देखा जाए तो गोल्ड के अगर उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग कहां पे होता है? इसका उपयोग होता है कहां पे? धातुओं के निर्माण, सॉरी, आभूषण इसे बनाते हैं। जानते हैं आप, गोल्ड के, सोने के आभूषण हर जगह बनते हैं, तो इसके आभूषण बनते हैं। ठीक है, इसके आभूषण बनते हैं। और इसका जो है उपयोग आम्लराज के निर्माण में होता है, आम्लराज के निर्माण में किया जाता है। तो गोल्ड क्या है? कम क्रियाशील धातु है, मुक्त अवस्था में मिलती है। ओके, मुक्त अवस्था में मिलती है। और यह क्या होती है? छठे आवर्त में रखी गई है। और यह क्या है? स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त होती है। कौन? आपकी गोल्ड। ठीक है, चलो अब अगर पूछा जाए कि धातुओं में सबसे ज्यादा जो है आघातवर्धनीय कौन है, अगर धातुओं में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय कौन है, तो यह क्या है? सबसे अधिक, सर्वाधिक 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 आघातवर्धनीय है। क्या है यह? सर्वाधिक आघातवर्धनीय है। ठीक है, कौन? गोल्ड। ठीक है, यह क्या है? सर्वाधिक आघातवर्धनीय है। ओके, और इसका जो गलनांक होता है एक गलनांक कितना है? लगभग इसका 1063, और क्वथनांक कितना है? लगभग 2600 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, गलनांक कितना है इसका? लगभग 1100 यानी 1063, और क्वथनांक कितना है इसका? तो क्वथनांक 2600 डिग्री होता है। ठीक है, गलनांक 1063 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक कितना? 2600 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए, आपने क्या कहा? हमने क्या बताया आपसे कि सोना क्या है? अधिक आघातवर्धनीय, बहुत तन्य है। तो इसको कठोर कैसे बनाएंगे? इसको कठोर बनाने के लिए क्या करते हैं? तांबे का मिश्रण लगाते हैं। ठीक है, तांबे का मिश्रण करते हैं, यानी कापर का। ठीक है, क्या करते हैं? सॉरी, तांबे को। ठीक है, इसको कठोर बनाने के लिए क्या करते हैं? तांबे को मिलाते हैं। अब देखिए, अगर आपको देखिए इसे कैरेट निकालना होता है ना, 22 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड, या 18 कैरेट गोल्ड, 20 कैरेट गोल्ड, गोल्ड होते हैं ना। आप लोग देखते हो गोल्ड, देखते हो गोल्ड, तो गोल्ड क्या होता है? गोल्ड को अगर कैरेट निकालना हो तो जितना कैरेट गोल्ड है, जैसे अगर 24 कैरेट गोल्ड है, ठीक है, 24 कैरेट गोल्ड है यहाँ पे, तो यहां ध्यान दो, अगर आपका 24 कैरेट गोल्ड है तो क्या हो जाएगा? तो 24 कैरेट, जो 24 कैरेट गोल्ड है, क्या होता है? वो सबसे शुद्ध होता है। ठीक है, सबसे शुद्ध होता है। ठीक है, तो अगर इसका निकालना हो, कैरेट का हिसाब अगर निकालना हो, जैसे अगर जैसे 20 कैरेट गोल्ड है, 20 कैरेट है, या 22 कैरेट मान लीजिए, या अगर 22 मान लीजिए, तो 22/24 गुणे 100 करेंगे तो क्या होगा? इसका जितना निकलेगा क्या होगा? वो सोने की प्रतिशतता होगी। ठीक है, यानी जो 22 कैरेट गोल्ड क्या होता है? 22 कैरेट गोल्ड, इसमें 80% सोना और 20% तांबा होता है। जो 20 कैरेट है उसमें क्या होता है? 60% सोना और 40% तांबा होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जितना कैरेट निकालना होगा उसको 24 में भाग देंगे और उसमें 100 से गुणा करेंगे, तो आपका जो है कैरेट निकल आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे हिसाब लगा सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे हिसाब लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो जैसे अगर 22 का निकालना होगा तो 22/24 गुणे 100 कर देंगे, 20 का निकालना होगा तो 20/24 गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या निकलेगा? हमें सोने की प्रतिशतता हमारी निकल आएगी, सोने की प्रतिशतता हमारी निकल आएगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग किस पे? अब आते हैं हम लोग पारा पे, मरकरी। यही लाभ का लास्ट है, मरकरी। मरकरी का परमाणु क्रमांक 80 होता है। मरकरी के बारे में अगर देखा जाए तो यह क्या है? एक द्रव धातु है। क्या है यह? द्रव धातु है। अर्थात यह क्या होती है? यह कमरे के ताप पर ठोस होती है। कमरे के ताप पर ठोस होती है। और अगर देखा जाए तो इसका जो मेन अयस्क है, जो प्रमुख अयस्क क्या है? वो सीने बार है।
पारे का जो प्रमुख है क्या है, सीने बार है। ठीक है, यह कमरे के ताप पर ठोस होती है। ठीक, और ये भी ध्यान दीजिएगा, यह क्या होती है, अंधेरे में चमकती है। अंधेरे में यह क्या होती है, चमकती है। अंधेरे में चमकती है, जिसके कारण क्या कहते हैं इसे, इसलिए इसे क्विक सिल्वर कहा जाता है। क्या होती है यह, क्विक सिल्वर कहा जाता है। ठीक है, यह अंधेरे में चमकती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, क्विक सिल्वर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे क्या बोलते हैं, क्विक सिल्वर कहते हैं। ठीक है, पारे क्या बोलेंगे हम लोग, क्विक सिल्वर कहते हैं। ठीक, चलो अब अगर पारे का उपयोग देखा जाए तो पारे का उपयोग जो है, आपका जो ब्लड प्रेशर का मापक होता है ना, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर में स्फिग्मोमैनोमीटर में, या और इसको नीचे थोड़ा लिख दें, स्फिग्मोमैनोमीटर में, वायु दाब मापी यानी बैरोमीटर में, आदि में, वायु दाब मापी आदि में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कहां होता है, बैरोमीटर में, स्फिग्मोमैनोमीटर में। ठीक है, सिंदूर के निर्माण में, सिंदूर भी तो आप देखें, ये तो आपका यंत्र हो गया, सिंदूर के निर्माण में होता है, अमलगम में होता है। क्या होता है, जब आपका पारा अगर पारा धातुओं से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, अमलगम बनाता है। ठीक है, क्या करता है, अमलगम बनाता है। अगर पारा धातुओं से क्रिया करे तो क्या करेगा, या अमलगम का निर्माण करता है। ओके, ठीक, अमलगम का निर्माण करता है। ठीक है, धातुओं के अमलगम बनाने में, और आपका मरकरी लैंप में इसका उपयोग होता है। कहां पे होता है, मरकरी लैंप में इसका उपयोग होता है, मरकरी लैंप में, मरकरी लैंप में इसका उपयोग होता है। तो देखा जाए अगर पारे का जो उपयोग होता है तो कहां पे होता है पारे का उपयोग, तो पारे का उपयोग कई यंत्रों में मापन के रूप में होता है, जैसे आपका स्फिग्मोमैनोमीटर में, वायु दाब मापी में, और आपका सिंदूर के निर्माण में, धातुओं के अमलगम बनाने में, मरकरी लैंप में, कई प्रकार के पॉइजनस सब्सटेंस बनते हैं, औषधियां बनती हैं, सिंदूर का निर्माण होता है। ठीक है, सिंदूर क्या है आपका, सॉरी, मर्क्यूरिक सल्फाइड, HGS क्या है आपका, सिंदूर क्या है आपका, मर्क्यूरिक सल्फाइड है, HGS है। ठीक है, तो यहां पे अगर देखा जाए तो पारे का जो उपयोग होता है कई प्रकार से किया जाता है। ठीक है, कई प्रकार से किया जाता है। ठीक, चलो अब आते हैं हम लोग किस पे, अब आते हैं हम लोग अधातु पे। ठीक है, आते हैं अधातु पे, अधातु पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक, अब आते हैं हम लोग अधातु पे। ठीक, चलो अगर बात गया अधातु की, अधातु मतलब क्या, नॉन मेटल, नॉन मेटल, क्या है इसका नाम, अधातु। क्या है, अधातु। अब देखो अधातुएं क्या है, अधातुएं वे पदार्थ होती हैं या वे तत्व होती हैं, क्या करती हैं, जो दूसरे तत्वों से क्या परमाणु ग्रहण करती हैं। जैसे मतलब कहने का मतलब क्या, ये ऋण विद्युती होती हैं। ये क्या होती है आपकी, ये आपकी ऋण विद्युती होती हैं, ऋण विद्युती होती हैं, अर्थात ये दूसरे परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, दूसरे परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। ठीक है, दूसरे परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन क्या, क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Cl माइनस। क्या हो जाएगा, क्लोरीन क्या है, क्लोरीन जब सोडियम से क्रिया करेगा तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा,
क्लोरीन जब सोडियम से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे देखिए, जैसे ये NaCl है, जब ये टूटेगा क्या होगा, जब ये टूटेगा क्या होगा, Na+ धन Cl माइनस। अब Cl माइनस क्यों है, क्योंकि सोडियम क्या कर रहा है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है ना भाई, जो देगा वो क्या करेगा, तो प्लस रहेगा, जो लेगा वो माइनस हमेशा रहेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या है, अब देखो यहां पे तो क्या है, क्लोरीन क्या है, ऋण विद्युती है। आप देख लें, अगर ऑक्सीजन प्लस 2E माइनस इक्वल टू क्या होगा, O2 माइनस, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 माइनस, ओके, क्या हो जाएगा, O2E माइनस इक्वल टू क्या, O2 माइनस, ओके, ठीक है। तो कहने का मतलब अधातुएं क्या है, अधातुएं वे तत्व हैं क्या करती हैं, जो दूसरे परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। अधातुएं वे तत्व हैं जो क्या करती हैं, दूसरे परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, ठीक है। चलिए, तो क्लियर हो गया धातु के बारे में। धातुएं क्या है, धन विद्युतीय, अर्थात ये अपने वाय कोश से एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती है, और अधातुएं करती हैं, अधातुएं अपने वाय कोश में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाएंगी, ठीक है, क्या बनाएंगी, ऋणायन बनाएंगी, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, धातुएं एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना क्या करेंगे, ऋणायन बनाएंगे, ठीक है। अब देखो, अभी तक जो हमारे तत्व हैं उसमें कितने हैं, उसमें टोटल कितने हैं, अभी तक 27 अधातुएं हैं, क्या है, 27 अधातुएं हैं। कहने का मतलब अभी तक जितने तत्वों की खोज हुई है उसमें 27 क्या है, अधातुएं, 27 क्या है, अधातुएं हैं, ठीक है, ठीक, जिसमें से 11 ठोस है, 15 द्रव है, और एक क्या है, गैस है। ध्यान दीजिएगा, अधातुओं में अगर देखा जाए, अधातुओं में तो 11 गैस है, 11 गैस है, 15 आपकी ठोस है, ठीक है, 11 गैस है, ठीक, 15 ठोस है और एक द्रव है, 11 गैस, 15 ठोस और एक क्या है, एक द्रव है, ठीक है। 27 अधातु अभी तक ज्ञात है हमारे उसमें आवर्त सारणी में, जिसमें 11 गैस है, 15 ठोस है और एक क्या है, द्रव में रखी गई, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो, अब इसमें द्रव क्या है, द्रव कौन सी है, तो अगर देखा जाए तो ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन एक द्रव अधातु है, क्या है, ब्रोमीन एक द्रव अधातु है। कैसे, देखिए आपने धातु में देखा ना आपने कि पारा क्या है, कमरे के ताप पर द्रव है, यहां पे क्या है, ब्रोमीन ये एक द्रव अधातु है। अगर द्रव धातु पूछे तो आपका पारा हो गया, अगर द्रव अधातु पूछे तो आपका क्या हो जाएगा, द्रव अधातु तो ब्रोमीन और द्रव धातु तो पारा, ठीक है, ओके। चलो ठीक, अगर ठोस में देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, आपका आयोडीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। और अगर गैस में देखे तो आपका ऑक्सीजन, आपका हाइड्रोजन, ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे गैस में देखें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठोस में देखें तो आयोडीन और द्रव में देखें तो ब्रोमीन। क्लियर है, क्लियर, चलो ठीक है। अब आते हैं किस पे, कुछ महत्वपूर्ण धातुओं को देख लेते हैं, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण धातुएं, कुछ महत्वपूर्ण अधातुएं, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट नॉन मेटल, ठीक है, ओके। तो चलो साथियों, ये सेशन यहीं पे रोक देंगे, ठीक है। इसके आगे का जो है कल हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक। इसके आगे का हम लोग कल अध्ययन करेंगे और धातुओं को देखेंगे, हैलोजन को देखेंगे और हम उत्कृष्ट धातुओं को देखेंगे, ठीक है, जिन्हें हम नोबल गैसें भी कहते हैं। क्लियर, तो ये हमारा सेगमेंट कल जो है क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो चलो साथियों, इसी पर आज का सेशन समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल के सेशन में फिर से एक नए ऊर्जा के साथ, नए विश्वास के साथ, ठीक है। चलो, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को गुड नाइट।